हेलो। तो आज हम देखेंगे पीवाईक्यू ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई। जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं पहले लैब असिस्टेंट के पेपर्स में वो सारे देखेंगे हम। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने डेट लिखी हुई है, मतलब जिस भी डेट में ये लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था उसका ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं। अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज गिवन बाई। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट जो होता है आर एटम, वह क्या होता है, रेडियस ऑफ एटम क्या होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड होता है। जेड होता है इन एंगस्ट्रॉम में होता है। ये हम पढ़ चुके हैं, डिटेल में पढ़ चुके हैं कैसे। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना, बिल्कुल रट लेना, इसी से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे रेडियस ऑफ एटम के, बस ये एनफ है। तो इसमें हम देखते हैं रेडियस ऑफ एटम जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एन स्क्वायर के, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा तो रेडियस ऑफ एटम बढ़ेगी। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस किसके, एन स्क्वायर। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैं बता देता हूँ रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई वह क्या होती है, आर नॉट ए टू द पावर 1/3 होती है। ठीक है, तो यहाँ हम एटम और न्यूक्लियाई दोनों चैप्टर ले रहे हैं, तो ये तो एटम का है। ठीक है, आपको मालूम पड़ जाएगा, तो मैं स्पेसिफिकली कैसे बताऊँ, अगर आपने पढ़ लिया है तो ये कर पाएंगे आप एटम एंड न्यूक्लियाई की को डिफ्रेंशिएट। ठीक है, तो आप पढ़ लेना लेक्चर्स, अगर नहीं पढ़े हैं तो अच्छे से देख लेना। और एक बार अगर आप पढ़ने से पहले भी आप ये वीडियो अगर देख लेंगे तो भी अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो जाएंगे, मतलब इनमें जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ और साथ में उनके फॉर्मूलाज बता रहा हूँ, तो उन्हीं से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ डेट लिखी हुई है, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। द कंडीशन फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम में बाल्मर सीरीज के लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बतानी है। तो सीरीज कौन कौन सी है, जो एमिशन ट्रांजिशन होता है, लाइमन, बार्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, हेम्प्री, है ना। लाइमन का रीजन कौन सा होता है, यूवी रीजन होता है। बाल्मर का विजिबल होता है। पास्चन का क्या होता है, इंफ्रारेड। ब्रैकेट का इंफ्रारेड। पी फंड का हाई इंफ्रारेड, इनका भी हाई इंफ्रारेड होता है। ठीक है, और इसके लिए जो है फाइनल में, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है, देखो एमिशन कैसे होता है मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है, चौथा है। तो ये n इज इक्वल टू 1, ये 2, ये 3, ये 4 है ना, फोर्थ है ना। तो जैसे इलेक्ट्रॉन जो है, सेकंड किससे, ऑर्बिट से फर्स्ट में जा रहा है, तो ये क्या होगा, लाइमन सीरीज होगा, लाइमन। ठीक है, और अगर थर्ड से, मतलब फर्स्ट के अंदर आ रहा है कहीं से भी, थर्ड से आ रहा है, फोर्थ से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, लाइमन। और अगर सेकंड के अंदर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, थर्ड से सेकंड में, फोर्थ से सेकंड में, तो वह बाल्मर है। तो ऐसे ही ये क्या, ये जो है ये फाइनल पोजीशन है इलेक्ट्रॉन आने की, NF बोल सकते हैं, या फिर इसे हम N2 बोल सकते हैं। ठीक है, N2। तो फॉर्मूला क्या है, फाइनल इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, फाइनली इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, ये इनिशियली कहाँ से आ रहा है, Ni बोल सकते हैं, या फिर N2 बोल सकते हैं इसे, है ना, N2, और इसे N1 बोल सकते हैं। ठीक है, यानी N2 से N1 में आ रहा है, यानी कि इनिशियली टू फाइनल में आ रहा है। ठीक है, ये फॉर्मूलाज के हिसाब से आप दोनों देख सकते हैं। देखो इनिशियली इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ रहा है, फाइनल NF, फाइनल ऑर्बिट में। फाइनल ऑर्बिट अगर सेकंड है तो वह बाल्मर सीरीज होगा, बाल्मर। तो हमें बाल्मर की पूछा है तो उसके बारे में बता रहे हैं। तो इसमें फॉर्मूला क्या होगा, 1/λ r, 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, n 1/n1। तो ये यहाँ पर क्या होगा, फाइनल होगा, फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/, इनिशियल का स्क्वायर। या फिर हम इसे ऐसे भी लिखते हैं, 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, 1/n1 का स्क्वायर, यानी कि छोटी वाली n1 यहाँ क्या है, बाल्मर के लिए n1 है 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2, 3, 4, और n2 क्या है यहाँ 3, 4 और आगे तक जा रहा है। n1 फिक्स होता है, सॉरी, है ना,
N1 हमेशा 2 रहेगा बाल्मर के लिए, लाइमन के लिए N1 क्या रहेगा 1 रहेगा, यानी कि N फाइनली में कहाँ तक आएगा, समझे आप, -1/N2 का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है ये, ठीक है, ये टर्म अलग है बस, ये अपनी अपनी बात है। तो इसमें अगर हम देखें तो कहाँ पर आ रहा है, फाइनली 2 में आ रहा है, तो देखो 2 में आ रहा है, फाइनल इलेक्ट्रॉन 2 में आ रहा है, तो ये 2 में आ रहा है, कहाँ से 3 से, तो ये ही क्या होगी, लाइमन होगी। अब हम बोल सकते हैं कि 4 से 2 में आ सकता है, वो भी लाइमर होगा, हाँ लाइमन, सॉरी वो भी बाल्मर होगा, ये बाल्मर है, बाल्मर सीरीज है। तो हमें पूछा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होगी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होगी, जब ट्रांजिशन जो है शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन होगा। तो शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन किस में हो रहा है, 3 से 2 में आने पर, 3 से 2 पे आने पर, तो यहाँ जो वेवलेंथ होगी वह लॉन्गेस्ट होगी, तो ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ये हमने डिटेल में करवाया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ द इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी, इट विल जंप टू, किस ऑर्बिट में जाएगा। तो देखो एक चीज़ याद रख लीजिए, इसको सॉल्व करवाने से पहले कुछ बता देता हूँ, ठीक है, एनर्जी लेवल जो है, एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम, ठीक है, इन ऑर्बिटल लेवल है ना, तो N1 जो ऑर्बिट है यानी ग्राउंड स्टेट है, उसमें जो एनर्जी होती है हाइड्रोजन एटम की -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और N2 के अंदर, N2 मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, उसके अंदर होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और N3 यानी कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट एंड थर्ड ऑर्बिटल है ना, थर्ड ऑर्बिट सॉरी है ना, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, N4 के लिए -0.85, N5 के लिए -0.54, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना। तो ये आपको याद कर लेनी है, रट लेनी है, क्योंकि हमारे सिलेबस में बोहर एटम है, हाइड्रोजन एटम है, बोहर का हाइड्रोजन एटम का मॉडल है, तो यही आएगा, ठीक है। तो ये अगर आप याद कर लेंगे ना तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इसी से। नहीं तो आपको मालूम है एनर्जी का जो फॉर्मूला -13.6 इंटू Z²/N² इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये आपको ये तो याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके हिसाब से, ये डाटा आपको याद कर लेना है, ठीक है। इफ़ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के जो फर्स्ट ऑर्बिट में है, फर्स्ट ऑर्बिट वही ग्राउंड स्टेट में, तो उसके अंदर क्या होगा, ग्राउंड स्टेट में हमने देखा फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी कितनी है -13.6, तो हम लिख देते हैं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस ऑर्बिट में एनर्जी आई, कितनी एनर्जी एब्जॉर्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एब्जॉर्व कर रहा है +12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी एब्जॉर्व कर ली। तो एब्जॉर्व करने के बाद जैसे ये न्यूक्लियस है, ये क्या इसकी फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड है, यहाँ -13.6 एनर्जी है, हमने बाहर से कुछ एनर्जी दी इसको, कितनी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी एनर्जी, तो देने के कारण ये जो है कहाँ पर जंप करेगा, ऊपर की ओर जाएगा, जितनी एनर्जी इसको मिली, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी एक प्रकार से आयोनाइज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, आयोनाइज होकर के किस स्टेट में जाता है ऊपर, देखो -13.6 ये फैक्ट है, 13.6 किस में है, ग्राउंड लेवल पर हाइड्रोजन एटम के लिए। अगर हमको इसे बिल्कुल एटम से बाहर निकालना है इस इलेक्ट्रॉन को, तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, प्लस का 13.6 एनर्जी दे देंगे, तो फिर वह किस ऑर्बिट में चला जाएगा, इन्फिनाइट में चला जाएगा, n, यानी कि बाहर हो जाएगा एटम से। लेकिन हमने इतनी नहीं दी है, 13.6 नहीं दी है प्लस का, हमने दी है 12.6, तो कितनी एनर्जी बची रह गई इलेक्ट्रॉन के जो है देने के कारण, मतलब किस ऑर्बिट में जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे, तो इसका वो आएगा सॉल्व करने पर -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इतनी एनर्जी बची है। तो ये एनर्जी किस ऑर्बिट के अंदर होती है, तो ये एनर्जी होती है, देखो फर्स्ट के अंदर -13.6, सेकंड के अंदर -3.4, थर्ड के अंदर -1.5, तो किस ऑर्बिट के अंदर रहेगी, थर्ड। तो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन जंप होकर के किस ऑर्बिट में चला जाएगा, थर्ड ऑर्बिट में। समझे ये बात आप, ठीक है, समझे ना।
अगर हम इसको एनर्जी कितनी देते थे 10.2 दे देते इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको इससे में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा -3.4। तो कहाँ पर जाता इलेक्ट्रॉन, तो सेकंड ऑर्बिट में जाता। समझे आप या नहीं समझे? समझ गए होंगे, नहीं समझे तो आप बताइए, ठीक है, दोबारा देख लीजिए इसको, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, द मास डिफेक्ट डेल्टा एम एंड बाइंडिंग एनर्जी आर रिलेटेड। तो हम जानते हैं आइंस्टीन ने दिया था E=mc², और बाइंडिंग एनर्जी के लिए हमें क्या है, वो ही है EV डेल्टा एम मास डिफेक्ट इंटू c²। ये क्या है, बाइंडिंग एनर्जी के लिए फॉर्मूला है। तो ये कौन सा है, बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा एम c², बी इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। मॉडरेटर मतलब जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन को न्यूक्लियर जो रिएक्टर है न्यूट्रॉन को स्लो डाउन कर देते हैं, है ना, स्लो डाउन कर देते हैं जो भी न्यूट्रॉन स्पीड से आ रहा है। तो वो कौन करता है, वो जैसे हमने पढ़ा था मॉडरेटर, वो कौन होते हैं, जैसे हैवी वाटर हो गया और ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, ये मॉडरेटर हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, वो सोडियम कार्बोनेट वगैरह और होती हैं कुछ मटेरियल, वो भी मॉडरेटर की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। नॉर्मल वाटर भी लेते हैं इसमें। तो ये मॉडरेटर यानी कि इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रॉन को स्लो डाउन कर देते हैं, मेनली हैवी वाटर और ग्रेफाइट होते हैं ना। तो अब देखो कैडमियम क्या है, कैडमियम तो क्या है, कंट्रोल रॉड है, कंट्रोल करता है। प्लूटोनियम तो खुद से एक क्या है, फ्यूल है। यूरेनियम भी फ्यूल है। तो ये तो मॉडरेटर होंगे नहीं, ये तो फ्यूल ही है। यहाँ बचा क्या, हैवी वाटर, और हैवी वाटर ही है जो क्या करता है, ये क्या होता है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर होता है ना। ये मॉडरेटर है, यानी मॉडरेट कर देता है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड को स्लो डाउन कर देता है। न्यूट्रॉन की, बार बार सॉरी इलेक्ट्रॉन बोल जाता हूँ, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन्स आते हैं। जैसे हमने एक न्यूट्रॉन दिया किसको, यूरेनियम 235 को, इसके अंदर से फिर कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ऑन एन एवरेज 2.5, लेकिन हम यहाँ मान लेते 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकले, तो इनको जो है कंट्रोल करने का जो काम है, यानी कि तीनों अगर जाएंगे नेक्स्ट यूरेनियम के पास, तो फिर 3 यूरेनियम को करेंगे, फिर ये 3 और 3 को करेंगे, मतलब एक्साइट करेंगे। तो ऐसे तो ये अनकंट्रोल रिएक्शन हो जाएगी ना, तो हमें कंट्रोल करनी है। तो जो कंट्रोल रॉड हैं, जैसे कैडमियम हो गया, हॉफनियम हो गया, है ना, प्लेटिनियम है ना, वो जो हैं वो इन जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, केवल एक इलेक्ट्रॉन छोड़ती हैं। तो इस प्रकार से कंट्रोल हो जाती है रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। लेकिन ये जो न्यूट्रॉन हमें बहुत स्पीड में होता है, तो इस स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए इनके बीच में क्या होता है, हैवी वाटर ग्रेफाइट्स वगैरह होते हैं, वो स्लो डाउन कर देते हैं, मॉडरेट कर देते हैं, ठीक है। तो कैडमियम क्या है, कंट्रोल रॉड में यूज होता है, तो इसका आंसर हैवी वाटर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये न्यूक्लियाई का क्वेश्चन था, है ना। सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ विच थ्योरी। सेकेंड पोस्टुलेट क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो है उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, किस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, वो बोर के अनुसार, जिसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वह किसके इक्वल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π के, ठीक है। ये बोर का सेकंड पोस्टुलेट था। तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू होना चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि nh/2π, ठीक है, यानी कि h/2π के इक्वल होना चाहिए। ये क्या, एंगुलर मोमेंटम जो है कंजर्व रहना चाहिए। तो कंजर्वेशन थ्योरी नहीं, ये थ्योरी जो है कौन सी थ्योरी है, एंगुलर मोमेंटम h/2π के इक्वल रहेगा तो जाएगा ना। तो ये किससे आया, जो मैटर वेव थ्योरी है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, डी ब्रोगली की, है ना। उस थ्योरी के बेसिस पर इन्होंने ये सेकंड पोस्टुलेट बनाया था। तो वह क्या थी, मैटर वेव थ्योरी। इसका राइट आंसर होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, समझिए आप ये बात। रिलेशन बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट इज गिवन बाई, देखो ये 2022 में जो 28 तारीख को पेपर हुआ था उसमें आया था, और 29 में भी आया था ये सेम,
ठीक है, अभी देखा था ना हमने, है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी ईवी क्या पढ़ा था हमने, डेल्टा एम सी स्क्वायर, तो वही होगा डेल्टा एम सी स्क्वायर। ये रहा ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, रेडियाई ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू, हमने वहाँ पर भी देखा था रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई इज इक्वल टू आर नॉट। आर नॉट की वैल्यू क्या है, एक कांस्टेंट है, ये 1.2 फेम्टोमीटर होती है आर नॉट का, आर नॉट कांस्टेंट है इसकी वैल्यू। आर नॉट ए टू द पावर 1/3, ए क्या है, एटॉमिक मास नंबर है, मास नंबर है, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला, ठीक है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई का। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए टू द पावर 1/3, यानी एटॉमिक मास नंबर के 1/3 पावर के, है ना। तो सीधा सा है ये, तो फॉर्मूले से हो गया 1/3, ठीक है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1/3, ए क्या है यहाँ, एटॉमिक मास नंबर है। नेक्स्ट चलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन अकर। कंट्रोल चेन रिएक्शन किस में होती है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, जो न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग एनर्जी उसमें होती है क्या, प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये बाइंड होते हैं, तब उसमें क्या कंट्रोल होता है, नहीं, किसी का भी कंट्रोल नहीं होता। ये जो न्यूक्लियस के अंदर ये बाइंड होते हैं, इनके ऊपर कोई कंट्रोल थोड़ी है, नहीं होता, ठीक है। न्यूक्लियर बॉम्ब अगर एक बार चला दिया तो फिर उसे कंट्रोल कर सकते हैं क्या, नहीं, वो तो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है। कंट्रोल रिएक्शन कहाँ पर होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं उन्हीं में कंट्रोल करके हम रिएक्शन करते हैं, कंट्रोल रिएक्टर के अंदर, है ना, कंट्रोल चेन रिएक्शन होती है। और इससे जो हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट से हम स्टीम बनाते हैं, और इस स्टीम से हम क्या चलाते हैं, टरबाइन को चलाते हैं, उससे क्या मिलती है हमें, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ठीक है। ये प्रोसेस होती है, तो इसका राइट आंसर सी होगा, ठीक है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ये पहले भी बता दिया मैंने। तो ग्राउंड स्टेट में ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन का जो है कितना होता है एनर्जी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। फॉर्मूले से हमने निकाले हैं सारे के सारे, ये आपको याद करना है, और नहीं मालूम है तो फॉर्मूला याद तो है ही, -13.6 इंटू Z²/n²। जेड की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए कितना है 1, एन की n1, इनका स्क्वायर करेंगे तो यही आ जाएगा ना, -13.6, समझे, ठीक है। तो अब -13.6 ग्राउंड लेवल पर हमें क्या करना है, फ्री करना है, बिल्कुल बाहर निकाल के ले जाना है। तो कितनी एनर्जी देंगे, प्लस का 13.6 दे देंगे तो बिल्कुल बाहर हो जाएगा। तो बाहर हो जाएगा तो उसकी एनर्जी 0 हो जाएगी, 0 होगी तो वो फ्री है, बिल्कुल 0, इन्फिनाइट जो उसका ऑर्बिट है उसमें रहती है, तो बाहर है वह, तो प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये वैसे भी इसमें कोई भी साइन नहीं दे रखा तो प्लस में ही माना जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाइज इन विच रीजन। तो हमने देखा था, पहले ही मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया था, लाइमन, बाल्मर, पास्चन और पी फंड और हेम्प्री। लो, बीपी हाई, ठीक है, ऐसे याद रखता हूँ मैं, तो ये आप देख लेना। तो ये किस में है, लाइमन जो है भाई यूवी रीजन में, लाइमन का यूवी याद रखो। बाल्मर बी से स्टार्ट हो रहा तो बाल्मर बी विजिबल, बस, बाकी सब इंफ्रारेड है, ये इंफ्रारेड है, ये इंफ्रारेड है, ये हाई इंफ्रारेड है, ये भी हाई, ये है ही नहीं सिलेबस में हेम्प्री वाला, तो यहीं तक है, 6 यहीं से बनते हैं ना। तो किस रीजन में है, कौन सी, लाइमन किस में, अल्ट्रावायलेट यूवी रीजन, ठीक है। माइक्रोवेव का तो कोई रीजन ही नहीं है इन सीरीज के अंदर। इंफ्रारेड है, विजिबल किसका है, बाल्मर का। इंफ्रारेड किसका है, ब्रैकेट पी फंड, है ना, और पास्चन, इनका इंफ्रारेड है। नेक्स्ट चलते हैं, अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन
थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी, हमने देखा था, तो एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, पे किसके है, एन एच अपॉन 2 पाई के, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एच अपॉन, तो थर्ड ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3, तो एंगुलर मोमेंटम 3 अपॉन एच अपॉन 2 पाई। तो यहाँ किसके लिए पूछा, थर्ड ऑर्बिट के लिए, तो एन की वैल्यू यहाँ थर्ड रख देंगे, 3h अपॉन 2 पाई, 3h अपॉन 2 पाई, ये हो गया, जस्ट फॉर्मूले से ये हो गया ना, 3h अपॉन 2 पाई। नेक्स्ट चलते हैं, ड्यूरिंग ए न्यूक्लियर फ्यूज़न, देखो न्यूक्लियर फ्यूज़न लिखा हुआ है ना, फ्यूजन, फिजन और फ्यूजन हमने पढ़े थे। देखो फिजन क्या होता है, फिजन एक अनस्टेबल बड़ा क्या है, न्यूक्लियाई है, ये न्यूक्लियाई है, बड़ा न्यूक्लियाई है, ये जब स्टेबल नहीं हो पाता है तो ये इसमें के अंदर क्या होता है, फिजन होता है, और ये स्टेबल छोटे छोटे 2 न्यूक्लियाई में टूट जाता है, साथ में एनर्जी निकालता है ना, एनर्जी निकाल देता है साथ में, जो कुछ मास डिफेक्ट आता है वही तो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है, ठीक। और फ्यूज़न क्या होता है, फ्यूज़न जो छोटे छोटे न्यूक्लियाई हैं, हीलियम जैसे है ना, ये 2 न्यूक्लियाई क्या होते हैं, फ्यूज होकर के एक बड़ा न्यूक्लियाई, स्टेबल बड़ा न्यूक्लियाई बना लेते हैं। यानी कि जो एटॉमिक मास नंबर है 50 से और 80 के बीच का जो एटॉमिक मास नंबर है वह स्टेबल है, ठीक है, इससे 50 से कम वाला अनस्टेबल है और 80 से ज़्यादा वाला भी अनस्टेबल होता है, ठीक है। ये हमने न्यूक्लियाई के अंदर पढ़ा था अच्छे से, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फ्यूज़न देखना, ए हैवी न्यूक्लियस ब्रेक इनटू 2 फ्रैगमेंट बाय इटसेल्फ, तो नहीं। और पहली बात तो ये फ्यूज़न के लिए ना बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, फ्यूज़न के लिए रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू फ्यूज, है ना। तो एक बार उसको कितनी चाहिए, 10⁻⁹ केल्विन चाहिए, है ना, इतनी हीट चाहिए, है ना, ठीक है। तो इसके अंदर ये तो ए हैवी न्यूक्लियस थोड़ी टूटेगा, नहीं, फ्यूजन पूछा है हमने। ए लाइट न्यूक्लियस तो कंबाइन होते, ए हैवी न्यूक्लियस ब्रेक नहीं। 2 लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू गिव ए हैवियर न्यूक्लियस एंड पॉसिबली अदर प्रोडक्ट, साथ में अदर प्रोडक्ट्स तो निकलते ही हैं, एनर्जी, हीट वगैरह, और अल्फ़ा बीटा गामा वो हमने पढ़े थे, उनमें से कुछ भी निकल सकता है, उसके पॉजिट्रॉन वगैरह या फिर इलेक्ट्रॉन, जो एटम से न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो कुछ भी, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, यानी कि 2 न्यूक्लियाई जो हैं कंबाइन होते हैं उसे फ्यूजन बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विल बी, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट हमें क्या देखनी है, बाल्मर सीरीज, ठीक है। तो बाल्मर सीरीज के NF या फिर हम N1 क्या है बाल्मर के लिए, 2 ही है, फिक्स रहता है बाल्मर के लिए। और N इनिशियल यानी कि इनिशियली, या फिर N2 वह क्या हो सकता है, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑर्बिट हो सकता है, ऑर्बिटल बोल देता हूँ बार बार, सॉरी, ऑर्बिट हो सकता है, ठीक है। ऑर्बिट के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो अब देखो हम ये जो वेव नंबर है 1/λ इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है R/Z² 1/N1 का स्क्वायर या फिर NF का स्क्वायर बोल सकते हैं, तो N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ठीक है, 1/λ वेव नंबर का। तो इसको सॉल्व करते हैं, इससे हमें क्या मिल जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है, लॉन्गेस्ट। तो हमने देखा था लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होगी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इससे पहले देखा था, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, तो ये n की वैल्यू यहाँ क्या है, 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो बाल्मर के लिए जो n फाइनली आता है इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन थर्ड से आ सकता है 2 में, बाल्मर के लिए बात कर रहा हूँ, फोर्थ से आ सकता है 2 में, बाल्मर की बात कर रहा हूँ, बाल्मर में 2 में ही आएगा। N1 या फिर n फाइनल जो होता है बाल्मर के लिए वह 2 है, फिक्स है, ठीक है। और n इनिशियली यानी कि इलेक्ट्रॉन जिसमें है इनिशियली जहाँ से आ रहा है, या फिर N2 हम बोल सकते हैं, वह थर्ड ऑर्बिट हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, फिफ्थ हो सकता है, ठीक है। तो हमें क्या देखनी है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ देखनी है। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होगी, जब हमारा शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन होगा। तो शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है, 3 to 2 में आने पर।
तो यहाँ 3 to 2 आने पर तो 1/λ, इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, यहाँ किसके लिए, हम हाइड्रोजन आइटम के लिए, तो हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 होती है तो वो हो जाएगा 1 की 1/n1 का स्क्वायर, n1 कितना है 2 बाल्मर के लिए, 2 2 जा 4 माइनस 1/n2 का स्क्वायर, n2 कितना है 3, n कितना है n2 कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1/λ इज इक्वल टू आर, इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 4 9 36, 9 माइनस 4, इसको हम लिख सकते हैं 1/λ इज इक्वल टू आर 5/36, ठीक है। ये वेव नंबर आ गया, हमें तो लैम्डा निकालना है, लैम्डा इज इक्वल टू इसको जो है अपोजिट ऊपर साइड ले जाएंगे 36/r5 कर देंगे, ये लैम्डा है। इसको हम सॉल्व करते हैं, हमें मालूम है 1/r जो होता है, ये 1/r जो होता है 912 एंगस्ट्रॉम होता है, ये रेडबर्ग कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब लैम्डा इज इक्वल टू क्या है 36/5 इंटू 912, 1/λ को लिख दिया हमने। इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू आएगा 5 7 35, 5 2 10 गुना 912 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 7 9 63 या 1 64, ठीक है। तो अप्रोक्स आएगा, ये मैंने पॉइंट हटा करके सॉल्व किया है, ठीक है। इसको पॉइंट को लगाएंगे तो लगभग 65 के लगभग आएगा, है ना, 65 कुछ। तो इसका जो ये मैंने अप्रोक्स किया है, ठीक है, आप खुद से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। आपको अप्रोक्स ही निकालना है एग्ज़ाम जब आप देंगे तो, क्योंकि फिक्स निकालने के लिए आपका टाइम बहुत लगेगा। देखो मैं इसको फिक्स कैलकुलेटर से करके देखता हूँ, हाँ कैलकुलेटर से करने पर फिक्स आ रहा है इसका 6566.4 आ रहा है, ठीक है। तो 6565 ये जो है इसके अप्रॉक्स में है, बिल्कुल पास में है, नियरली वैल्यू देखनी है। तो नियरली हमने इसको वैसे भी करके देख लिया है ना 7 से, तो 6484 आया था हमारा, और इस कैलकुलेटर से 6566 आया, तो ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मेथड है, ठीक है। समझिए आप, ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन हाइड्रोजन एटम, देखो 2018 तक के क्वेश्चन है, अभी लास्ट में 2016 के भी थोड़े से डिफिकल्ट हैं, थोड़े से, है ना, बस। व्हेन हाइड्रोजन एटम इज इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इट्स रेडियस कंपेयर टू दैट ऑफ ग्राउंड स्टेट इज। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n की वैल्यू क्या है 2 है यानी कि ऑर्बिट जो है सेकंड में है। जैसे ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ये ग्राउंड में है इलेक्ट्रॉन, एक्साइट होकर के पहला एक्साइटमेंट हुआ इसका, तो यहाँ गया ये एक्साइट होकर के, तो पहला एक्साइटमेंट होने पर वह कहाँ जाएगा, फर्स्ट एक्साइटमेंट में वह सेकंड ऑर्बिट में ही तो जाएगा, समझे। तो यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकंड ऑर्बिट के लिए 2 हो जाएगी, ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमें क्या देखना है, हाइड्रोजन एटम फर्स्ट एक्साइटेड इट्स रेडियस ग्राउंड स्टेट कितने गुना हो जाएगा। तो देखो रेडियस ऑफ एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर के, तो r1/r2, तो n1 का स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर, ठीक है। तो r1 क्या है, ग्राउंड स्टेट में n1 और r2 क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड, n1 की वैल्यू यहाँ क्या है 1 ही है, और n2 की वैल्यू क्या है यहाँ 2 है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर है, 2 2 जा 4, तो जो r2 है कितना टाइम हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ r1 के, ठीक है। तो कितना टाइम्स हो जाएगा, मतलब 4 टाइम्स ऑफ r1 मतलब ग्राउंड स्टेट के, है ना, तो 4 टाइम्स, डी इसका आंसर हो जाएगा, समझे। वो ये रेडियस डायरेक्ट इज इक्वल 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड, तो हमने ये क्या है प्रोपोर्शनलिटी में लिखेंगे तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ठीक है, समझे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं।
द एनर्जी रिक्वायर्ड बाई ए हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट टू मूव टू इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो हमने पहले ही लिखवा दिए हैं आपको। ग्राउंड स्टेट में -13.6 एनर्जी होती है। ठीक है, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में यानी कि N2 के अंदर 3.4 होती है, 1.51 होती है। ये N की वैल्यू लिख देता हूँ मैं यहाँ, है ना, N की वैल्यू है ना 1 2 3। तो हमें तो किस में पूछा है, ग्राउंड स्टेट से। ग्राउंड स्टेट यानी कि ये रही, इससे हमें कहाँ जाना है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, N = 2 सेकेंड ऑर्बिट, इसमें जाना है। तो इसमें कितनी एनर्जी देनी है, तो इससे इसमें जाना है, तो इसमें इससे इसको माइनस कर देंगे ना, इस वैल्यू में से इसको माइनस कर देंगे तो वो हमारा आ जाएगा। यानी कि फाइनली बड़ा कौन सा इनमें से बताओ, कौन सा लेवल जो है हायर एनर्जी लेवल है, तो ये जो है 3.4 वाला ज़्यादा है इसकी एनर्जी। तो हम जितना माइनस की बड़ी वैल्यू होगी वह उतनी छोटी होगी ना। आप जानते हैं -2 और -1 में से कौन बड़ा है, -1 बड़ा है। ठीक है, तो हम यहाँ इनका जो डिफ्रेंशिएट करेंगे, इनको बीच में से मतलब घटाएंगे, तो हमें वो एनर्जी मिल जाएगी जो हम इसको देंगे। किसको, ये लोअर एनर्जी लेवल है ना -13.6, इसको कितनी एनर्जी दें, यानी पॉजिटिव एनर्जी दें कि ये इसमें आ जाए हायर एनर्जी लेवल में। तो -3.4 किस में, हमें क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट N = 2 है, ये माइनस का 13.6, तो ये कितना आ जाएगा, देखो प्लस का कितना आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में देते हैं, उसमें ग्राउंड स्टेट में देते हैं, तो वह किस में पहुंच जाता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। समझे ये बात आप या नहीं, आपको केवल वो ये याद रखने हैं और ये मॉडल समझना है। ये N1 है, ये N2 है, ये N3, यानी कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इसकी वैल्यू है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट, इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसको सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब N की वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, समझे आप ये बात, ठीक। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ फॉर ए ड्यूटेरियम न्यूक्लियस इज 1.115 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मास डिफेक्ट फॉर दिस न्यूक्लियस इज अबाउट। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी अगर हम उसमें देखते हैं, अगर हमें जो है मास डिफेक्ट किस में दे रखा होता है, बाइंडिंग एनर्जी = डेल्टा M 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फॉर्मूला है, किसके लिए है ये, जब हमें मास किस में दे रखा है, डेल्टा M, ये किस में, इन AMU एटॉमिक मास यूनिट के अंदर, है ना। या फिर हमें, या इसे हम और क्या बोल सकते हैं, AMU या फिर U भी बोल सकते हैं ना, यूनिट मास, है ना, ऐसे बोल सकते हैं, उसमें दे रखा है। तो ये एटॉमिक लेवल पर है, न्यूक्लियाई के लिए है, तो ये दिया जाता है ना। ये कैसे आया, हमने वो लेक्चर में देखा है ना। तो हमें क्या दे रखा है, ड्यूटेरियम की जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखा है कितना, 1.115। तो 1.115 ये बाइंडिंग एनर्जी दे रखा है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, = डेल्टा M। हमें मास डिफेक्ट तो निकालना ही है ना, मास डिफेक्ट तो निकालना है, तो डेल्टा M तो निकालना है, और 931.5 ये वैल्यू इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये दे रखी है। तो मास डिफेक्ट निकालना है, फॉर्मूले के अंदर रख देंगे डायरेक्टली। ठीक है, तो 1.115/931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा। ये मास डिफेक्ट हमें निकल के आएगा कि कितना डिफेक्ट हुआ मास में, कितना यूनिट, है ना, कितना यूनिट मास डिफेक्ट हुआ। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं तो 1 इसकी हम जो वैल्यू है ना, बिल्कुल वो ले लेते हैं। पहले इसको ऐसे लिख देते हैं। मैं चाहता तो कैलकुलेट कर लेता कैलकुलेटर से, लेकिन आपको समझाने के लिए ये 3 यहाँ से अगर हम ये हटा देते हैं ये पॉइंट, तो नीचे 3 जीरो आ जाती हैं, और ये हटा देते हैं तो ऊपर 1 जीरो आ जाती है। तो 9315, ऊपर 1 जीरो, नीचे 3 जीरो। ठीक है,
पॉइंट हटा दिया हमने, मैं सॉल्व करना बता रहा हूँ। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गई, ठीक है, ये बचा। अब जो है हम क्या करते हैं, इनको बहुत नज़दीक लेकर के आते हैं पॉइंट्स में, है ना। तो क्या करते हैं हम, इसको अगर यहाँ पॉइंट लगा देते हैं 9.3 पर, तो 1 2 3 4 5 10 टू द पावर यहाँ क्या लिखनी पड़ेगी हमें, 1 2 3 4 5 10 टू द पावर 5 लिखनी पड़ेगी। और यहाँ पर अगर हम क्या कर देते हैं, यहाँ 11 पर पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है, 11 पर पॉइंट लगा देते हैं तो 10 टू द पावर 2 लिख देंगे। तो हमें यहाँ क्या मिल गया, 11.15 और 9.33 बोल लेंगे इसको, है ना। 315 को 9.3 बोल सकते हैं, या फिर 9.32 बोल सकते हैं इसको, इसके पास जाएंगे तो, है ना। ठीक है, ये हो गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको भी अगर हम 2 पॉइंट्स के बाद इसको भी हटा देते हैं तो देखते हैं इसकी वैल्यू, ठीक है। तो 9 बन जा 9, कितना बचा 2.0, 9 2 जा 18, ठीक है। ये हमारी वैल्यू इससे आई, है ना, 1.2, ये अप्रॉक्स है ना, 1.2 वैल्यू आई। अब इनको सॉल्व करते हैं, 2 से ये 2 यहाँ कट करके 10 टू द पावर 3 रह जाएगी नीचे, ऊपर लेके जाएंगे तो 10 टू द पावर -3 हो जाएगी। अब देखो इसको अगर हम करेंगे 10 टू द पावर -3, 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3 को हम कैसे लिख सकते हैं, नीचे मतलब 10 टू द पावर 3 का मतलब नीचे 1000 का डिवीजन है, ठीक है। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 0.0012 ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, देखो लिख सकते हैं या नहीं, हाँ या ना, लिख सकते हैं नहीं। तो देखो ये कैलकुलेशन बहुत हार्ड थी, है ना, हमने कैसे इजी की, समझा आप ये बात। तो 0.012 यूनिट आया इसका आंसर। और इसके अप्रॉक्स भी आ सकता था, 1.1 आ सकता था, या फिर 0.0098 आ सकता था। ये इसी के अप्रॉक्स है, किसके, इसके, नहीं ये नहीं आता, 0.0 फिर आता हमारा 98, यहाँ ये आता एक और, तो इसको हम यहाँ 1 लिख सकते थे, ठीक है, ये वाली। तो वैसे इतना डिफरेंस नहीं आता है, 0.1 के बाद डिफरेंस आ सकता है, 1.2 हो सकता है, 1.3 हो सकता है, 1.1 हो सकता है, इतना ही डिफरेंस आता है। ऐसी कैलकुलेशन करते हैं तब हम, ठीक है। समझे आप ये कैलकुलेशन या नहीं, ठीक है। डायरेक्ट अगर आप उससे करेंगे कैलकुलेटर से, वो करके देखता हूँ मैं, 1.115 डिवाइड बाई 931.5, हाँ तो वो आ रही है कैलकुलेटर से 0.001196, ठीक है। तो हमारा तो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ गया ऐसे, समझे, ये मैंने बताने का प्रयास किया है आपको। चलते हैं नेक्स्ट। इन इलेक्ट्रॉन इमिटेड इन बीटा रेडिएशन ओरिजिनेट फ्रॉम, जो बीटा रेडिएशन में जो इलेक्ट्रॉन इमिटेड होते हैं वो कहाँ से होते हैं, बीटा रेडिएशन कब निकलते हैं, तो ये न्यूक्लियाई की बात हो रही है ना। तो न्यूक्लियाई की मतलब न्यूक्लियर लेवल पर, तो न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, इलेक्ट्रॉन्स तो ऑर्बिट में होता है ना एटम की, तो हम तो न्यूक्लियाई की बात करें। न्यूक्लियाई से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है इन बीटा रेडिएशन में एक तो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है और एक क्या होता है, पॉजिट्रॉन इमिट होता है, ये पॉजिट्रॉन है, 2 होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कब आया, इलेक्ट्रॉन इसमें आता है जब न्यूट्रॉन जो है वे किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, तब उसमें क्या आता है, ये जो है इलेक्ट्रॉन इमिट होता है न्यूक्लियस से, कब, जब न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनता है तब, ठीक है। तो हाँ, तो देखते हैं इसमें क्या है, इनर ऑर्बिट ऑफ एटम, डेके ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियाई, ये होगा ना, डेके होता है न्यूट्रॉन किसमें, न्यूक्लियाई के अंदर, डेके होकर के क्या बनाता है, प्रोटॉन बनाता है, फोटोन एस्केपिंग नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, यही होगा सही। पॉजिट्रॉन कब होता है, जब प्रोटॉन से क्या बनता है, न्यूट्रॉन बनता है, तब क्या बनता है हमारा, पॉजिट्रॉन बनता है, ये पॉजिट्रॉन बनता है। लेकिन ये प्रोसेस बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत कठिन है ये होना, इसलिए वो अलग प्रोसेस हमने बता दिया, हम क्यों इसमें ज़्यादा जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर है ना, ऐसे आया। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। बेन लिथियम है ना, Li
3 इसका एटॉमिक नंबर है, 7 इसका क्या एटॉमिक मास नंबर है। बॉम्बार्ड किया जाता है विद सर्टेन पार्टिकल, कुछ पार्टिकल के साथ, कोई पार्टिकल x, ठीक है, उसके साथ बॉम्बार्ड किया जाता है, तब हमें 2 अल्फा पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस, है ना। तो 2 अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का जो है न्यूक्लियस है, तो 1 और 2 अल्फा पार्टिकल हमें मिलते हैं। तो बताओ ये जो है ये कौन सा पार्टिकल है, ये तो बताना हमने एक्स पार्टिकल। तो देखो यहाँ हमेशा क्या होता है, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर हमेशा कंजर्व रहते हैं, कंजर्व रहते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ जो है 3 है, 3 है क्या एटॉमिक नंबर, है ना। तो और यहाँ कितना है 4 है, 2 2 जा 4। तो ये क्या है, तो इस ये जो x वैल्यू है इसका एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए, 4 - 3 दैट इज 1। तो इसका एटॉमिक नंबर या फिर प्रोटॉन का नंबर 1 होना चाहिए, 1, ठीक है। यहाँ कितना 7 एटॉमिक मास नंबर है, 7। फाइनल कितना है 4 4 जा 4 2 जा 8, 4 4 8। तो 8 - 7 कितना होगा 1। तो इसका जो है एटॉमिक जो मास नंबर 1 होगा एक्स का, समझे। तो ये कौन होता है, तो प्रोटॉन का जो है मास नंबर भी 1 होता है और प्रोटॉन एटॉमिक मास नंबर भी 1 होता है। ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन के अंदर एक क्या है प्रोटॉन है, उसी का वह क्या है मास नंबर है। तो ये वैल्यू किसकी है, प्रोटॉन की है, हम ऐसे प्रोटॉन को लिखते हैं। तो ये प्रोटॉन 20 का आंसर हो जाएगा। अगर प्रोटॉन के साथ लिथियम को बम्बार्ड किया जाता है तो 2 हमें अल्फा पार्टिकल्स मिलते हैं, समझे, ठीक है। अब 2016 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, होती है आयोनाइजेशन होती है क्योंकि प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देते हैं हम, तो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पर आ जाता है, फ्री स्टेट में आ जाता है, फ्री स्टेट, यानी कि यहाँ एन की वैल्यू इन्फिनाइट हो जाती है, फ्री हो जाता है इलेक्ट्रॉन। फॉर इलेक्ट्रॉन इन ड्यूटेरियम एटम इज, तो ड्यूटेरियम एटम के लिए क्या होगा, और ड्यूटेरियम एटम के लिए, ड्यूटेरियम में क्या होता है, एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। ड्यूटेरियम जो होता है उसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1 ही होता है, लेकिन एटॉमिक मास नंबर 2 हो जाता है बस, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है 1 ही होता है। तो इसमें तो उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा ना इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन से, प्रोटॉन ही तो अट्रैक्ट करके रखता है इसको इलेक्ट्रॉन को, तो उतनी ही एनर्जी लगेगी जितनी हाइड्रोजन के अंदर लगेगी, जितनी ड्यूटेरियम के अंदर लगेगी, जितनी ट्राइटियम के अंदर। ये क्या आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है। ये क्या है, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है और एटॉमिक नंबर सेम है, तो वही एनर्जी लगेगी, कुछ नहीं है, प्लस का 13.6 लगेगी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, बस 5 क्वेश्चन और रहे हैं। अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट 2 ऑर्बिट में क्या होगा, तो हम जानते हैं एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू NH/2π। n की वैल्यू यहाँ क्या है, क्या दे रखी है, 2 दे रखी है, तो 2 × H/2π, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या होगा H/π, तो H/π इसका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड। हम रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट फॉर n इज इक्वल टू 2, स्टेट ऑफ ट्राइटियम, ट्राइटियम के लिए हमें क्या निकालनी है, रेडियस ऑफ बोहर एटम, एटम की रेडियस निकालनी है। एटम की रेडियस क्या होती है 0.529 × n² एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। एंगस्ट्रॉम को यहाँ मीटर में लिखा हुआ, वैल्यू हम मीटर में दे रखी है, तो 10⁻⁻10 मीटर बोल सकते हैं, ठीक है। एंगस्ट्रॉम वगैरह उनकी वैल्यू भी हमने लिखा दी है ना। तो अब देखो n की वैल्यू क्या है 2 है, तो 0.529 × n की वैल्यू 2 है, 2 2 जा 4 अपॉन ट्राइटियम के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है
जो हाइड्रोजन के लिए होगा, जो ड्यूटेरियम के लिए होगा, अभी बताया एटॉमिक नंबर सेम होता है तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 10⁻⁻10, ये मीटर में है। तो 4 नाम 36, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, आंसर लेके 20 21, 3 पॉइंट इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये क्या आ गई, रेडियस आ गई कितनी, 2.116 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये कौन सा है, ये रहा 2.12। इसको हम और सिमिलर लेकर के जाएंगे, इस 16 को हम, इसको हम 2 लिख सकते हैं ना, 2.12 लिख सकते हैं ना, नियर वैल्यू के रूप में, है ना। तो ये अप्रोक्सीमेशन में ये सही है, सेकंड करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक, तो पोटेशियम कैल्शियम आर आइसोटोप्स। आइसोबार क्या होता है, जिनका ए सेम रहता है और जेड क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो देखो ए तो सेम, एटॉमिक मास नंबर तो सेम है, जेड डिफरेंस है, तो हाँ ये तो आइसोबार तो है। ठीक है, विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट। हाँ अच्छा ठीक है। और आइसोटोप्स कौन से होते हैं, जिनका जेड क्या होता है, सेम होता है, और ए एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो देखो ये क्लोरीन का 17 है एटॉमिक नंबर, और ये दूसरा क्लोरीन है, इसका भी सेम है। ये दोनों आइसोटोप्स आपस में, इसका जो है 35 है और इसका 30। आइसोटोप्स हमेशा सेम एलिमेंट होंगे, है ना। इसका 37 है एटॉमिक मास नंबर, तो एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है इनका, तो ये आइसोटोप्स है, सही बात है। आइसोबार्स 130, ठीक है, आइसोबार्स वही है, ए सेम जेड डिफरेंट। तो ये सारे जो सही हैं स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये एंड होता है। थैंक यू। मेनली आपको 2022 और 2018 का जो सिलेबस है वो लगभग सिमिलर सा है, और अभी जो होगा वह किस पर आधारित है, अपना 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था लेबर असिस्टेंट का, उसी के हिसाब से सिलेबस है सेम एज इट इज़, तो इस पर ज़्यादा फोकस करना है। 2016 के जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी सारे अगर नहीं हो रहे हैं आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो बहुत एडवांस लेवल है ना, उनका लेवल बहुत अप है। ठीक है, फिर भी वो हो जाएंगे हमारे लेक्चर से, सारे के सारे हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आवश्यकता नहीं है इनकी, ज़्यादा आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच।